जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। यहां दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके बीच लेकर के आ गया हूं एक नई आरओ की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आज की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आईआरओ दिल्ली की टेक्निकल की प्रश्न है, जो कि आपका 2020 के स्टार्टिंग में जो एग्जाम हुई थी उसी एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों। तो सभी लोग सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्योंकि आज की जो प्रश्न है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे देख रहे होंगे दोस्तों इस तरीका का प्रश्न होता है और यह प्रश्न सही ढंग से दिखाई नहीं देता है। मैंने इसे पीडीएफ के रूप में बना दिया है ताकि इसे आप बढ़िया तरीका से पढ़ सके और समझ सकें। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए की प्रश्न है और सेक्शन ए में दोस्तों 5 जीके की प्रश्न होती है, जिसमें पहली प्रश्न क्या है, कहा जाता है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो सही आंसर इसको लगाएंगे, भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में दिखा है। आप लोग भी इसको सही जवाब देते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रही दोस्तों आज की दूसरी नंबर प्रश्न, जो कि दिल्ली आईआरओ बोर्ड में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगाएंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लोकमान के रूप में बाल गंगाधर तिलक को पुकारते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत सारे परीक्षा में पूछे गए, चाहे वो टेक्निकल की परीक्षा है, नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा हो या आपको जीडी की परीक्षा हो, टीडीएन की परीक्षा हो, सभी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, है ना। अगली क्वेश्चन को देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर लगाएंगे जल्दी से सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था दोस्तों। अगली प्रश्न जो कि 5वीं नंबर प्रश्न है, नीदरलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सही आंसर को चूज कीजिएगा। तो नीदरलैंड का शाब्दिक अर्थ होता है निचली बिंदु। जिन्होंने ऑप्शन बी बनाए थे उनका बिल्कुल सही है। ये थी दोस्तों आज की 5 जीके की प्रश्न। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी में, जो कि रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन बी का जो दोस्तों पहली प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझना है। कहता है कि कित्तू पूर्व की तरफ चलता है। कित्तू कोई व्यक्ति का नाम है। सबसे पहले डायरेक्शन चैप्टर को बनाने से पहले इस तरीका से आपको डायग्राम बना लेनी है। ऊपर में लिखना है नॉर्थ, नॉर्थ को उल्टा साउथ, ईस्ट साइड हो गया ईस्ट और ये साइड हो गया वेस्ट, है ना। इस तरीका से ड्रा करना है। अब कहता है सबसे पहले पूर्व में जाता है। देखिएगा पूर्व में लेते हैं, पूर्व कहां पे है, ईस्ट, इस तरफ है, यहां से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले पूर्व में गया। उसके बाद कहा जाता है दक्षिण में जाता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर है, यहां से दक्षिण में गया। उसके बाद क्या करता है, पश्चिम में जाता है दोस्तों। तो पश्चिम कहाँ पे है, इस तरफ है, तो इस तरफ पश्चिम की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद कहता है कि बाएं मुड़ता है। जब चेहरा आपका पश्चिम की तरफ हो तो बायां कहाँ हो जाएगा, तो बायां आपको नीचे की ओर हो जाता है दोस्तों। इस तरफ वह चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखिएगा इस तरफ चल रहा है और इस तरफ दोस्तों कौन सा दिशा होता है, दक्षिण, साउथ होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा।
जिन्होंने दक्षिण ऑप्शन को चूज किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वीं नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे दोस्तों। ये रही आज की 7वीं नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी को ये लिखा जाता है तो दिल्ली को आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जल्दी से लिखेंगे, देखिए बनाते हैं। BODY को क्या लिखा जाता है, इस तरीका से बनाया जाता है दोस्तों। इससे लिखा जाता है APCZ। अब देख लीजिएगा क्या बढ़ा, B से A हो गया -1, O से P हो गया +1। देखिएगा एक बार +1 एक बार -1 हो रहा है दोस्तों। इस तरीका से आपको भी कर देनी है, ठीक है। क्या है, DELHI। इसमें पहले क्या करना है, पहले करना है हमें -1, तो D से पहले C होता है, इसके बाद +1, E के बाद A, फिर इसके बाद माइनस, तो L के पहले K होता है, उसके बाद प्लस, तो प्लस H के बाद I होता है, और माइनस तो I के पहले H होता है, यानी CFKIH, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों। क्या करना था, अल्फाबेट जो कि कोडिंग डिकोडिंग की प्रश्न है, आपको ढंग से उसी तरीका से बना देना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8वीं नंबर प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे आके लग चुकी है, इसका सही आंसर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों। तो त्रिवेंद्रम किसकी राजधानी होगा, वो केरल के हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न है, आज की जो प्रश्न है दोस्तों थोड़ी सी अच्छी है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों। आगे आपको चलना है और बनाना है। देखिएगा 9वीं नंबर प्रश्न है, श्रृंखला में गलत शब्द जहां पे है उसको खोजना है दोस्तों। देखिएगा इस तरीका से है, यहां से देखते हैं, यहां से यहां कितना का अंतर है, 11 का अंतर है। यहां से यहां देखिएगा 22 का अंतर है। यहां से यहां देखिएगा 33 का अंतर है। 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 सक 66। ये होना चाहिए क्योंकि ये एक सीरीज में जाता है दोस्तों। अब देखनी है कहां पे गलती है, उस गलती को पकड़नी है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको गलती है ये जगह पे, क्योंकि 160 और प्लस क्या करना था, 44 करना था, तो कितना हो जाता, 204 होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 204 नहीं लिख करके 202 लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर देता, 204 होना चाहिए था। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए 10वीं नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आके लग चुके हैं दोस्तों, इसे भी आपको बना देनी है। दिए गए विकल्प में से विलुप्त शब्द या संख्या को ज्ञात करना है। जो संख्या गायब है उसे खोजना है दोस्तों, जल्दी से खोजें। H के बाद I 1 बढ़ा, यहां पर देखिएगा I के बाद J के 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ेगा और यहाँ पे 4 बढ़ेगा दोस्तों, यानी 14 4 18, 18 पे क्या होता है, R होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है, ठीक है। किसी तरह से किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अब जो हम लोग देखेंगे दोस्तों सेक्शन सी की प्रश्न है, और सेक्शन सी में हमें फिजिक्स पढ़नी है। तो देखिएगा ध्यान से, कहा जाता है 1 गैलन में कितना लीटर होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल में है दोस्तों, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हकीकत में आपको 1 गैलन में दोस्तों
3.785 लीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन इसी के आसपास के अंक को हम लोग लिखेंगे जो कि ऑप्शन बी में है 3.785। तो 3 के लेवल में आपको 4 है, उसके बाद सारा जो है इससे आगे है। तो अगर आपको एग्जाम में आए तो 3.785 ही याद रखिएगा। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर आपको खोजनी है। किसी वस्तु को निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब आधी दूरी पर होती है दोस्तों तो उसमें क्या होती है। ये सारी प्रश्न है दोस्तों IRO दिल्ली में पूछी गई टेक्निकल की प्रश्न है। आपको ईमानदारी पूर्वक सारे प्रश्नों को हल करते रहना है। इसका सही आंसर क्या होगा, जब आधी दूरी आ जाए दोस्तों तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गति अवस्था में होंगे। तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, ध्यान देंगे। 13 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न ये रहा। कहता आंख का निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अगर कोई संस्था एक कार्य W को T समय में, यानी कार्य बराबर W और समय T दे रखा है और पावर यानी क्षमता दे रखा है P, तो इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, W गुना T, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जाता है कि एक पिंड का द्रव्यमान, देखिएगा ध्यान से, पिंड का द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों, द्रव्यमान दे रखा है और वेग दे रखा है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। अगर आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल आती है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब यहां पर देख लेते हैं 1/2 m, यानी कि द्रव्यमान का वैल्यू दे रखा है 200 ग्राम। अब इसे ग्राम को केजी में बदलना होगा दोस्तों, तो 1000 से भाग दे देते हैं और वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे सिंपल सा हल करेंगे। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 1 2 से यहां पे 2 कट गया और 1 0 से आपको v का स्क्वायर करना होगा। यहां से ऐसे 1 0 से 1 0 यहां काट लीजिए। अब बच गया 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 1 0 बचा हुआ है, तो 40। और गतिज ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो 40 जूल इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। यह है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। अगली प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज गति से ठोस में चलती है दोस्तों, इस्पात में चलती है या लोहा में चलती है। ऑप्शन के अनुसार इसको सही आंसर लगानी है। ठोस है यहाँ पे तो ठोस लगाएंगे, अगर इस्पात रहता तो इस्पात लगाते, अगर लोहा रहता तो लोहा लगा लेते। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के मान को कहते हैं। फिर से एक बार, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के मान को कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दाब, है ना। और दाब को ही यहाँ पे लिखा हुआ है दबाव, तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ये रही दोस्तों आज की 19 नंबर प्रश्न,
इसे भी आपको ढंग से बना देनी है। क्या होगा इसका सही आंसर? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जमा होती है? तो शुष्क सेल में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, तो 19 का भी सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन ये रही आपको 20 नंबर प्रश्न। 1 AMU के बराबर ऊर्जा है, ध्यान से देखना है। 1 AMU के बराबर ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? सही आंसर आपको लगानी है। तो देखिएगा, आपको बतलाते हैं 1 AMU इक्वल टू होता है 931.5 MeV, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल की क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी इसकी लेवल अच्छी है, बाकी की जो आपको टेस्ट पेपर 1-2 दिन पहले लिए हैं उससे लेवल इसकी थोड़ी सी अच्छी है। अगली प्रश्न को देखिएगा, कहा जाता है दोस्तों कि एक धावक भागते वक्त किस जरूरी मान के लिए अंदर की तरफ झुकता है? तो ताकत उससे को बनाने के लिए, केंद्राभिमुख शक्ति के लिए, और गति को स्पीड करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, सभी सही है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, ये रही आपको 22 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर लगाएंगे। क्यूरी विद्युत का वह ताप है जिस पर खाली स्थान, तो क्यूरी क्या कहता है दोस्तों? पदार्थ रेडियो एक्टिव बना लेता है। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पदार्थ रेडियो एक्टिव बन जाता है। क्यूरी विद्युत का वह ताप है जिस पर क्या बन जाता है? पदार्थ रेडियो एक्टिव बन जाता है। अगली प्रश्न को देखेंगे, ये रही दोस्तों 23 नंबर प्रश्न। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? तो कहा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है न तो उत्पन्न किया जाता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ना तो वृद्धि और ना ही क्षय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या, जो कि बार बार एग्जाम में आपको पूछा गया है एवोगाड्रो संख्या को। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 मोल, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। यहां से ध्यान से आपको ऑप्शन लगानी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 है। तो सही आंसर या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में, और सेक्शन सी की दोस्तों पहली प्रश्न है। अब यहां से हम लोग देखेंगे मैथ की प्रश्न। क्या कहता है कि मसा महत्तम समवर्तक आपको निकालनी है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है? 7/9, 14/15 और 7/10। मसा का फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखना है। मसा इक्वल टू क्या होता है? जो भी ऊपर रहे ऊपर का मसा निकाल देना है, और नीचे जो भी रहे नीचे का लसा निकाल देना है। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। ऊपर में है 7, 14, 7, इसको मसा निकालिएगा तो मसा क्या हो जाएगा? ऊपर का मसा हो जाएगा 7, और नीचे का लसा निकाल लेंगे 9, 15 और 10 का लसा निकाल लीजिएगा। लगा लेते हैं कितना से? 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15 और 10 की 10। यहाँ लगा लेते हैं 3 से नहीं लगेगा, 5 से। तो 3 1 5 गुना 10, 5 और 2 3 3 9, 90 हो गया। क्या हो गया? 90। यानी कि 7/90 अगर ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। अगर मैथ में कहीं दिक्कत हो दोस्तों तो जरूर कमेंट करें। आपकी सेवा में ही हम लोग जो है उतरे हुए हैं। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो अलग से आपको इस पर वीडियो भी बना सकते हैं, निश्चिंत रहें। देखिएगा अगली प्रश्न जो कि 27 नंबर क्वेश्चन होंगे।
ये रही दोस्तों आज की 27 नंबर प्रश्न, और इसे भी आपको सोल्व करनी है। कहता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 है दोस्तों। तो थीटा की मान निकालनी है। अगर यहाँ पे देख लो गुना में है, वो साइड लेके चले जाते हैं। देखो बनाने का बहुत सारा विधि होता है, और ये विधि द्वारा हम बना रहे हैं। ये 2 गुना में है, ये साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। 2 पहले से है तो 2 2 4 हो गया दोस्तों। अब देखिएगा ये स्क्वायर में है दोस्तों, तो स्क्वायर को वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 3/4। अब इससे देखेंगे √3 और 2 हो गया, क्योंकि रूट दोनों पे है ना। तो थीटा का मान क्या हो गया, कितना डिग्री, कोस में कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है, तो 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। आज की 28 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा। इसमें कहता है अरुण एक वस्तु को 5,000 रुपया में खरीदता है और रवि को 10% लाभ पर बेचता है। तो रवि की खरीदी लागत क्या होगी दोस्तों, है ना। तो देखिएगा अरुण जो है 5,000 में सामान खरीदा, तो अरुण के लिए वस्तु कितना परसेंट हो गया, 100%, और यह 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110% पर बिक्री कर दिया। और यह कौन खरीदा, रवि खरीद लिया। अब रवि का आपको विक्रय मूल्य निकालनी है, यानी कि खरीदी मूल्य निकालनी है। क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब सिंपल सा गुना कर लीजिए, 11×5 = 55 और 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो इसके बदले, 1 जीरो इसके बदले। ठीक है, तो 5500 रुपया रवि के लिए क्रय मूल्य हो गया, और 5500 रुपया अरुण के लिए विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो 5500 ऑप्शन ये में है, ये टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 29 नंबर प्रश्न। कहा जाता है कि गोले की परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या ये है। देखो गोला भी यही होता है और वृत्त भी ऐसा ही होता है। और यदि परिधि की बात कर दिया जो दोस्तों, तो परिधि आपको लगाना है वृत्त का। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि और गोला की परिधि दोनों एक ही होता है, 2πr। ठीक है, 2 गुना 22/7 और त्रिज्या दे रखा है 4.9, दशमलव हटाएंगे बटा 10 हो जाएगा। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे, 7 से इसको 7 बार में, और कहीं कटता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता है तो गुना कर लीजिए। तो इसे सिंपल सा गुना कर लेते हैं, 2 से नहीं काटेंगे दोस्तों। 22 दूना 44, 44 गुना 7 कर लीजिए, कितना होता है, 7 28 और 2 30। अब यहाँ पे एक जीरो था बटा में, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव, तो 30.8 इसका हो गया क्या आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान था ये मैथ, थोड़ी सी टेक्निकल दिमाग लगानी थी, आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारी प्रश्न जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एआरओ में रिपीट होते रहते हैं। आपको देखिएगा कल ही बताए थे ये क्वेश्चन को, जीडी की प्रश्न में थी, आज फिर से टेक्निकल की प्रश्न में आई है। इसे आप बना लीजिएगा। क्या बोला गया कि 5 कुर्सी और 8 टेबल का मूल्य इतना रुपया है, तो 10 के कुर्सी और 16 टेबल। अब देखेंगे कुर्सी को देखना है, क्या हो रहा है, 5 का 2 गुना हो रहा है, 5 दूना 10, और टेबल भी देखिएगा क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कुर्सी भी 2 गुना, टेबल भी 2 गुना, तो आपको रुपया भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 7 दूना 14, हाथ में 1, 5 दूना 10, 11, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, 13,148। देख लीजिए कहाँ पे है, 13,146 है दोस्तों। तो 48 जो कि ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। कहता है 3 संख्याओं का औसत, जैसी औसत दे दे दोस्तों, कुल योग निकालना है। 3 संख्या है, औसत 7 है, 7 कितना हो गया, 21 हो गया,
और प्रथम दो संख्या बोलता है, दो संख्या का औसत 5 है दोस्तों, गुना 5 कर लेते हैं, 5 दूना 10। अब कहता है तीसरी संख्या निकालने के लिए इसे घटा लेंगे, क्योंकि यह 3 संख्या है, यह 2 संख्या है, 2 संख्या घटा लेंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगा, जो कि क्या आएगा 11 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ये रही दोस्तों आज की 32 नंबर प्रश्न। जो भी चीज बताएंगे बिल्कुल सही बतलाएंगे दोस्तों, तो निश्चिंत होकर के सारे प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक पढ़नी है। उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों, जिसकी क्षेत्रफल ये है और ये है, यानी कि 2 क्षेत्रफल दिया हुआ है। आगे देखते हैं, विमाओं वाले 2 आयताकार है ना, 2 आयताकार क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल दे रखा है, और इसके योग के बराबर क्या है वर्गाकार खेत। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। आयत का ये क्षेत्रफल है, ये भी आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 25 गुना 17 और प्लस 40 गुना 20। यह है 40 गुना 20 और यह है 25 गुना 17। दोनों को कर लेते हैं, गुना करके जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 800 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे 17 पचे 85, 8 तब 5, 5 होगा, हाथ में रहा, 17 दूना 34, 34 और 8, 8 4 12 के 2 4, 425। ठीक है, अब इसे सिंपल सा जोड़ लेते हैं, कितना आता है जोड़िएगा तो 1225 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि जोड़ने के बाद जो भी आता है वो वर्ग के क्या हो जाता है, वर्गाकार खेत का लंबाई निकालना है। तो वर्गाकार खेत का ये क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अब कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 1225, इसलिए भुजा इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों रूट 1225, जो कि रूट 1225 55 25 हो गया, 4 12 3 9, यानी कि 35 का वर्गमूल है दोस्तों। यदि आपको भी इस तरीका से शॉर्ट में वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा दोस्तों। वर्गमूल चैप्टर का जो वीडियो है उसे अच्छी तरीका से देख लीजिएगा, आप देखते ही इसका सही आंसर लगा लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 का सही आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। ये रही दोस्तों आज की 33 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालनी है। आपको पता होगा दोस्तों लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होती है, इसी में बैठाएंगे। ये दोनों संख्या को गुना कर करके दे रखा है कितना 1800, और इसमें से मसा का वैल्यू दे रखा है कितना 15। आपको निकालना है लसा, है ना। तो काट लीजिए, कितना मर्तबे कटता है, जल्दी से काटेंगे। ये 15 से इसको काटेंगे 120 मर्तबे कट जाएगी, तो लसा क्या हो गया 120, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। ये रही आज की 34 नंबर प्रश्न, इसे भी आपको बनानी है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, ध्यान से इसको पढ़ना है। और टेक्निकल क्या क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी लेवल इसकी अच्छी है, त्रिज्या निकालनी है। कहता है वृत्त की जो परिधि है व्यास से, अब एक तरफ लिखेंगे परिधि, वृत्त के परिधि, और एक तरफ लिखेंगे व्यास,
अब देखिएगा अगर व्यास को x मानते हैं तो इससे 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30 हो गया परिधि। ठीक है, अब कहता है उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? परिधि बराबर 2πr होता है। परिधि का मान दिले है x प्लस 30, ये लिख लिए, बराबर 2 गुना 22/7 गुना r। अब देखिएगा व्यास का आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, तो x है तो 1/2 कर लेते हैं। अब इसे सिंपल सा काट कूट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। कहीं अगर कटता, देखिए 2 से यहाँ 2 से ये 2 कट गया, बाकी कहीं कट नहीं रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 7x प्लस 21 210 बराबर 22x। 7x को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करते हुए कितना होगा? 22 माइनस 7 इक्वल टू 15x बराबर 210। अब इसे काट लीजिएगा। 15 210 को काटेंगे, कितना मर्तबे कटेगा? 14 मर्तबे कट जाएगा। तो इसका देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, x क्या था? उससे यहां पे देखिएगा x, तो x क्या था दोस्तों? व्यास। तो आपने व्यास निकाल दिया कितना? 14 सेंटीमीटर। अब निकालनी है त्रिज्या। तो व्यास के आधे भाग को त्रिज्या करते हैं, तो त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और x बराबर 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपने 7 सेंटीमीटर लाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 35 नंबर प्रश्न, और इसे भी आपको जल्दी से सोल्व करना है, जल्दी से करिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो नया अनुपात ये हो जाता है, तो छोटी संख्या आपको निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से सोल्व करेंगे इसे। क्या होगा? मान लेते हैं कि 7 और 11 है दोस्तों। संख्या में अनुपात यदि हटाते हैं तो 1 शामिल करते हैं। अब कहता है कि इसी संख्या में क्या करता है? 7 को जोड़ देते हैं। यदि 7 को जोड़ लेते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है? यह संख्या 2/3 हो जाता है। अब इसे जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे कर लेते हैं पहले, तो 11 दूना 22x प्लस 7 दूना 14 बराबर 21 x प्लस 21, है ना। अब इसे जल्दी से सोल्व करिएगा। 21 को वो साइड लाएंगे तो 22x माइनस 21x बराबर 21 माइनस 14। x इक्वल टू क्या हो गया? 7 हो गया, घटा लिए तो 7 आ गया दोस्तों। अब कहता है कि छोटी संख्या निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, ये है 7x और 11x में छोटी संख्या कौन होगा? 7x होगा। तो 7 गुना x का वैल्यू हमने 7 निकाला है, तो 7 इक्वल टू कितना हो गया? 49, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन डी में दे रखा है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 36 नंबर प्रश्न, और इसे भी आपको क्या करने हैं? जल्दी से सोल्व करनी है। p इक्वल टू इतना दे रखा है दोस्तों, तो संभावित e नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो 36 का यदि आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 37 नंबर प्रश्न, और इसे जल्दी से हल करेंगे। एक व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करता है, 4 व्यक्ति मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिएगा MDH पर है, एक व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? ये काट लीजिए, 4 चौका 16, x इक्वल टू क्या हो गया? 4 दिन। तो 4 दिन जहां भी रहे ऑप्शन
आपको टिक आउट कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। ये है 38वीं नंबर प्रश्न। देखिएगा, आपको जहां पे फॉल्ट क्वेश्चन रहती है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हैं। इस क्वेश्चन में भी फॉल्ट है। कहा जाता है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी में 10वां पद यहां निकालने के लिए बोला है और यहां पे क्या बोला है, सम निकालने के लिए। अब देखिएगा, अगर आप हिंदी जानकार हैं और हिंदी ही सिर्फ पढ़ते हैं तो आप 10वां पद निकाल देंगे। चलिए हम एक बार निकाल लेते हैं दोस्तों, 10वां पद कैसे निकाला जाता है समानांतर श्रेणी में। अगर नहीं आता है तो सीख लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिख लेते हैं फॉर्मूला। कौन सा श्रेणी है, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, एक सेकेंड, श्रेणी है। समानांतर श्रेणी का nवां पद अगर निकालना रहे दोस्तों तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस n-1 और गुना t होता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसका मान लिख देते हैं। a जो है दोस्तों वो क्या होता है, प्रथम पद, और d क्या होता है, तो वो होता है पदों का अंतर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से आपको क्या निकालेंगे, nवां पद निकाल लेंगे। जैसे देखो, पदों का अंतर कितना का है, 5 का है, और प्रथम पद क्या है, 2 है। जल्दी से फॉर्मूला पे रखेंगे। सबसे पहले ये है तो ये 2 होता है, ये क्या होता है, प्रथम पद 2 है, प्लस n, तो n कहां तक जाता है दोस्तों, n का वैल्यू 10वां पद तक है। n का वैल्यू क्या है, 10वां पद, तो 10 लिख देते हैं, -1 और गुना d अंतर कितना का है, 5 का है। अब इसे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 5, 9 5 45 और 2 47। तो अगर हिंदी क्वेश्चन के अनुसार हमने आंसर लगाना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन डी अगर आप लगा के आते हैं, देखिएगा बिल्कुल आपने सही बनाया, और अगर इसका आंसर डी लगा के आते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, तो यदि कहीं भी हिंदी या अंग्रेजी में कोई फॉल्ट होती है तो उसका अंग्रेजी का क्वेश्चन ही मान होता है, और अंग्रेजी के क्वेश्चन में सम निकालने के लिए बोला है तो इसे हम सम निकालते हैं। तो देखिएगा, सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपके सामने लिखते हैं। समानांतर श्रेणी के योगफल यदि निकालना रहे तो योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 गुना d। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लेनी है। अब इसे बैठा लेते हैं। n का वैल्यू कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो 10/2 बड़ी कोष्ठ 2, a का मतलब प्रथम पद जो कि 2 दे रखा है, प्लस n जो कि कहां तक जाता है, 10 तक जा रहा है, -1 गुना d यानी पदों का अंतर जो कि 5 का है ना। अब इसे काट लीजिए, 5 गुना का 10। अब बड़ी कोष्ठ को पहले क्रिया कर लेते हैं, 2 दूना 4 प्लस इसको करते हैं तो 9 और गुना 5। कोष्ठ का क्रिया पहले होता है दोस्तों, तो कोष्ठ का क्रिया पहले करेंगे। 9 5 45, 45 और 4 49 है ना, और यहाँ पे है 5, यानी कि 49 गुना 5 आपको करना होगा। तो यदि 49 गुना 5 करते हैं दोस्तों क्या आएगा, 245 हो जाएगा। अब 245 जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आपका 10वां पद भी निकालना था और सम भी निकालना था, लेकिन सही आंसर क्या होगा, सम होगा। 245 का सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है। इसे आप
बनाएंगे 1 घंटे में 1×9=11। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था और यहाँ भी पूछा गया है। 11 किलोमीटर और जो है धारा का विपरीत 5 किलोमीटर जाता है। तो कहता है क्या निकालने के लिए, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल निकालने से पहले देखिएगा 1 घंटे में धारा की दिशा में, तो धारा का दिशा को 1 से मानते हैं, तो 1 से बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई बराबर क्या दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की गति क्या होती है शांत जल में, शांत यदि लगा हुआ है तो शांत जल में नाव की गति होती है x + y/2, यानी कि 11 + 5/2 कर लेते हैं, 16/2 हो जाएगा = 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों शांत जल में नाव की चाल, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्योंकि कहीं न कहीं 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। यह है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न और इसे भी हल करेंगे। एक काम को ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिएगा ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। अगर दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 30 हो जाता है, 10 × 30, 15 दूना का 30 से दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं दोस्तों 5 काम कर रहे हैं। टोटल कितने वर्क करना है 30, यानी 30 काम करना है। सीधे भागा दे देते हैं, कितना आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिनों में वो पूरा काम को समाप्त कर देगा ए और बी मिलकर के, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। अब आ गई हम लोग का सेक्शन डी में, और सेक्शन डी में दोस्तों किसके लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री अब यहां से स्टार्ट होती है। कहता है सबसे छोटी नाभिक वाला तत्व कौन सा है। जल्दी से जवाब देंगे, सबसे छोटी नाभिक वाला तत्व निकालना है दोस्तों, जल्दी से बोलिएगा। सबसे छोटी नाभिक वाला जो तत्व है वो होता है हीलियम, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो गोबर गैस में मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तांबे की परमाणु संख्या क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो तांबे का जो परमाणु संख्या है वो 29 होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक धुंध किसका मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर लगाएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, धुआं, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है दोस्तों, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, साइट्रिक फल में अम्ल उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे साइट्रिक लिख दिया है और साइट्रिक ही अम्ल होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोना यानी स्वर्ण को रासायनिक संकेत, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा, Au सोना का संकेत होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व निम्न में से कौन है। तो आवर्त सारणी में दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न है, सोडा इत्यादि बोतल बंद पेय पदार्थ में, सोडा वाटर देखिए दोस्तों इसका मतलब हो गया सोडा जैसी आ गया, बोतल बंद आ गया, पेय पदार्थ आ गया, इसका मतलब समझना है कि क्या होगा CO2 गैस होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगली क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न पे आते हैं, हेमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिएगा ये आपको बायोलॉजी की क्वेश्चन है और लेकिन आया है कहाँ पे, केमिस्ट्री में। तो हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों,
तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे और आपके एग्जाम में 80% जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न होते हैं। तो आपको ईमानदारी पूर्वक जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिले दोस्तों, आप उसे अच्छी तरीका से पढ़ने की कोशिश करें ताकि इस बार आपकी रिजल्ट कंफर्म हो सके। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अगर वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हाँ, जाने से पहले दोस्तों अगले वीडियो में आपको किस ARO की क्वेश्चन को करवाना है वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि वही पेपर आपके लिए लेकर के आए। मुलाकात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, मिलेंगे फिर से। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।